रात के ठीक 2 बजे अगर किसी सुनसान जगह पर अचानक एक टेलीफोनिक रिंग सुनाई दे तो क्या आप उस कॉल का जवाब देंगे? एक प्रचलित कहानी के अनुसार एक अंधेरी सुरंग के पास मौजूद टेलीफोनिक बूथ हर रात के ठीक 2 बजे अपने आप बज उठता है और कहा जाता है कि उस फोन को पिक करते ही उसे हमेशा के लिए उस श्रापित गांव में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। 5 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग वाली जापान की हॉरर मूवी हाउलिंग विलेज की कहानी मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग ट्विस्ट काफी दमदार है। शुरुआत में जो घटनाएं आपको सिर्फ पैरानॉर्मल लगती है वो आखिर में एक ऐसा रहस्य खोलती है जो इस पूरी कहानी के नजरिया बदल देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम इस रहस्यमय कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 2 किरदार अकीना और उसके बॉयफ्रेंड युमा दिखाई देते हैं। रात के ठीक 2 बजे दोनों इनुना के टनल के पास पहुंचते हैं ताकि उस जगह से जुड़ी डरावनी कहानियों का सच पता लगा सके। वहां मौजूद सबसे फेमस टेलीफोन बूथ के पास अकीना इंतजार कर रही होती है। कहा जाता है कि हर रात ठीक 2 बजे इस बूथ पर फोन अपने आप बज उठता है, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि आखिर वो कॉल कौन करता है। जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं अचानक फोन की घंटी बजने लगती है। अकीना बिना देरी के कॉल रिसीव करती है और कॉल का जवाब देती है और उसके तुरंत बाद दोनों उस रहस्यमय टनल के अंदर चले जाते हैं। शायद दोनों किसी डॉक्यूमेंट्री और रियल लाइफ फुटेज पर काम कर रहे थे, इसी वजह से वो बिना डरे काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचते ही अकीना काफी कॉन्फिडेंटली अपने आप को दर्शाती रहती है। दोस्तों, अकीना वाली ये सीन याद रखिएगा क्योंकि एंडिंग में इससे जुड़ा एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होगा। टनल के दूसरे तरफ पहुंचने पर उन्हें कई टूटे फूटे वीरान घर दिखाई देते हैं। दोनों अलग अलग होकर उन घरों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसी दौरान युमा एक बेहद अजीब घर के अंदर पहुंच जाता है। वहां उसे कुत्ते का कंकाल और कई लकड़ी के पिंजरे दिखाई देते हैं। ये देखकर साफ महसूस होता है कि कभी इस जगह पर कुछ बेहद भयावह हो चुका था। लेकिन तभी युमा को एहसास होने लगता है कि जैसे ऊपर से उसे कोई लगातार देख रहा है। एट द सेम टाइम अकीना भी एक दूसरे घर के अंदर कुछ तलाश रही थी। तभी अचानक उसे किसी कुत्ते की ग्रोलिंग की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर पीछे हटती है, लेकिन अगले ही पल खिड़की में से कई डरावनी आत्माओं से जकड़ लेती है, जिससे अकीना डर जाती है। अकीना की चीख सुनते ही युमा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक डर इतना बढ़ चुका था कि अकीना बुरी तरह घबराकर पागलों की तरह उस सुनसान गांव से बाहर भागने लगती है। अब युमा अकीना को जैसे तैसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अकीना टनल के अंदर कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर वो एक बार फिर बुरी तरह घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी पल से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए इस मूवी के सबसे अहम किरदार और उनके परिवार से एक बार परिचित हो लें ताकि हम कहानी को और अच्छी तरह से समझ पाएं। इस कहानी के मेन कैरेक्टर है कानाता मोरिता, जो पेशे से डॉक्टर है। उनके परिवार में पिता अकीरा मोरिता जो एक बड़े बिजनेसमैन है, आइनो मोरिता जो एक हाउसवाइफ है, उनका बेटा युमा मोरिता जो एक ब्लॉगर है और जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही देखा है, और उस परिवार का सबसे छोटा बेटा कोटा मोरिता जो अभी फिलहाल एक स्टूडेंट है। इसी परिवार की कहानी इस मूवी में दर्शाई गई है। सीन शिफ्ट होती है और हमें डॉक्टर कानाता एक छोटे लड़के रियो की काउंसलिंग करते हुए दिखाई देती है। रियो के माता पिता बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया था। वो अक्सर अजीब और बहकी बहकी बातें करने लगता है, मानो उसे ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो आम लोग देख नहीं सकते। काउंसलिंग के दौरान किसी वजह से रियो की माँ को कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है रियो धीरे से कानाता के पीछे देखने लगता है और कहता है कि उसकी माँ उसकी बातें सुन रही है और वो अपनी माँ को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। और रियो कहता है कि मेरी माँ यही है, ठीक आपके पीछे खड़ी है। ये सुनकर कानाता कुछ पल के लिए सन्न हो गई थी। काउंसलिंग खत्म होने के बाद जब रियो अस्पताल से बाहर निकल रहा था तभी उसके पास एक रहस्यमय एंटिटी खड़ी दिखाई देती है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार वो एंटिटी सिर्फ रियो को ही नहीं बल्कि कानाता को भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें युमा अपने माता पिता
मिस्टर अकीरा मोरिता और मिसेस आइनो मोरिता के साथ दिखाई देता है। अकीना और युमा के हाउलिंग विलेज जाने की बातों से दोनों काफी नाराज थे। तभी घर का सबसे छोटा बेटा कोटा बताता है कि वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इनोना के टनल के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा है। इतना सुनते ही मिस्टर अकीरा गुस्से से वो कोटा के उस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहते हैं और सख्त लहजे में पूरे परिवार को चेतावनी देकर कहते हैं कि उस गांव और उससे जुड़ी सभी बातों से जितना हो सके उतना दूर रहे। उनका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन हालात को देखकर पूरी तरह जायज भी था, क्योंकि योमा के मुताबिक गांव से लौटने के बाद अकीना का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। वो किसी से ठीक से बात नहीं कर रही थी और बार बार एक ही रहस्यमय गीत गुनगुना रही थी। मीनवाइल कोटा चुपके से युमा के वीडियो कैमरे की मेमोरी क्लिप निकालकर अपने पास छिपा लेता है। दरअसल वो बाद में उस रात की रिकॉर्डिंग हुई सारी फुटेज खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। ऑन द अदर साइड अकीना की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कानाता उसकी हालचाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अकीना का ध्यान कहीं और ही हो। वो उनके सवालों का जवाब बेहद अजीब अंदाज में दे रही थी और फिर वही रहस्यमय धुन गुनगुनाते हुए बाथरूम की ओर चली जाती है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई सन रह गया था। अकीना पूरी तरह बेसुध हो चुकी थी। वो अपने कपड़े पर ही पेशाब कर देती है और धीरे धीरे कोटा की तरफ देखकर बेहद क्रिपी स्माइल देती है। ये नजारा देखकर कोटा बुरी तरह घबरा कर तुरंत युमा को इस बारे में बताता है, लेकिन तब तक अकीना वहां से कहीं चली गई थी। घबराया हुआ युमा बार बार अकीना को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये अकीना से उसकी आखिरी बातचीत साबित होने वाली थी। अगले ही पल युमा से फोन पर बात करते करते अकीना अचानक ऊंचे टावर से छलांग लगा देती है और वहीं अपनी जान दे देती है। नेक्स्ट डे अकीना के फ्यूनरल के दौरान उसके पिता मिस्टर इकियो अपने बेटी की मौत से पूरी तरह टूट चुके थे। गुस्से और दुख में वो युमा के पूरे परिवार को ही इसका जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। हालांकि मिस्टर अकीरा पूरी स्थिति को बेहद शांत तरीके से संभालते हैं। वो चाहकर भी अपने गुस्से को बाहर नहीं आने देते। उनकी ये प्रतिक्रिया वहां मौजूद मिसेस आइनो भी गौर से नोटिस कर रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा जाता है कि अकीना की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से नहीं बल्कि डूबने की वजह से हुई थी। ये वो पल था जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया था, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा था कि अकीना ने टावर से छलांग लगाई थी। फिर उसकी मौत डूबने से कैसे हो सकती थी? खैर, इसी मामले को लेकर परिवार के पुराने फैमिली डॉक्टर यामा मिस्टर अकीरा से बेहद गंभीर बात करते हैं। उनकी बात सुनकर साफ लग रहा था कि वो किसी पुराने और दबे हुए रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। वो कहते हैं, एक बार फिर से वही घटनाएं दोबारा शुरू हो चुकी है और ये सब क्यों हो रहा है इसका कारण आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके बाद डॉक्टर यामा और एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि अकीना के पेट में ऐसी चीज मिली है जो वहां भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। साथ ही वो मिस्टर अकीरा को खास तौर पर अपनी बड़ी बेटी कानाता पर नजर रखने की सलाह देते हैं। यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि मामला सिर्फ एक रहस्यमय मौत का नहीं था, बल्कि इसके पीछे बरसों से छिपा डार्क सीक्रेट था, जिसका खुलासा हमें आगे देखने को मिलेगा। कुछ ही देर के बाद पता चलता है कि अकीना दरअसल प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर यामा इसी की ओर इशारा कर रहे थे। दूसरी तरफ युमा गहरे सदमे में डूबा अकीना के साथ बिताए हर पल को याद कर रहा था। एट द सेम टाइम कोटा डर के मारे अपना स्कूल प्रोजेक्ट तोड़ने वाला था, लेकिन कानाता उसे समझाती है कि इतनी मेहनत से बनाया हुआ प्रोजेक्ट उसे यूं ही बर्बाद ना करे। हालांकि अकीना के साथ जो कुछ हुआ था उससे कोटा के मन में गहरा डर बैठ गया था, इसलिए उसने चुपके से युमा के वीडियो कैमरे की मेमोरी कार्ड उसी प्रोजेक्ट के टेलीफोन बूथ में छुपा दिया था, ताकि सही समय आने पर वो उससे रिकॉर्ड हुई फुटेज को देखकर उस रहस्यमय सच्चाई तक पहुंच सके। इसी बीच कोटा युमा और उसके दोस्त की बातचीत सुन लेते हैं। वो एक बार फिर से इनोना की विलेज जाने की योजना बना रहे थे। बस इतना सुनते ही कोटा बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही कानाटा पीछे जाने लगती है उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि मानो उस कमरे में उसके अलावा और भी कोई मौजूद है। वो पल सिर्फ एक एहसास नहीं था, कानाटा के चेहरे पर पहली बार साफ दिखाई दे रहा था कि कोई अननोन प्रेजेंस लगातार उसका पीछा कर रही थी।
थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होती है। अब युमा अपने 3 दोस्त यूसाई, केओसुके और हायातो के साथ एक बार फिर इनुना के टनल के पास पहुंचता है। इस बार युमा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने साथ फ्यूल और कुछ हथियार भी लेकर आया था। उसका इरादा उस गांव को हमेशा के लिए आग के हवाले कर देना था। लेकिन जैसे ही वो टनल के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं, उनके सामने एक हैरान कर देने वाला नजारा आता है। पूरा रास्ता विशाल कंक्रीट ब्लॉक से बंद कर दिया गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि पिछली बार जब युमा यहाँ आया था वहाँ ऐसा कोई अवरोध मौजूद नहीं था। युमा अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है किसी तरह दूसरी तरफ उन्हें पहुंचना होगा, लेकिन अब तक उन सब के मन में उस जगह का डर घर कर चुका था। इसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार युमा अकेले ही टनल के अंदर जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन उसके दोस्त उसका साथ देने के बजाय उसे वहीं छोड़कर वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ एक उनका दोस्त कार में बैठकर सबका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप ग्लिच करने लगता है। अगले ही पल उसे कार के अंदर किसी अननोन एंटिटी की मौजूदगी महसूस होती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार अपने आप स्टार्ट होकर तेजी से आगे बढ़ती हुई सामने लगे गेट में जा टकराती है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकलता है। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। हम देखते हैं कि कोटा उसी कार में चिपकर इनुना की टनल तक पहुंच चुका था और यही वो गलती थी जो उसे किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए थी। मीनवाइल हॉस्पिटल में कनाता के सामने रियो की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद बड़ा सच सामने आता है। दरअसल रियो असल में युको का बायोलॉजिकल बेटा था ही नहीं। अब हुआ यूं था, कुछ साल पहले युको ने अपने एक नवजात बच्चे को खो दिया था। उसी दौरान उसी हॉस्पिटल में एक दूसरी महिला ने बच्चे को जन्म देने के साथ ही तुरंत दम तोड़ दिया था। जांच करने पर पता चला कि उस महिला का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, इसीलिए उनके पिता ने उस नवजात बच्चे को एडॉप्ट कर लिया था और ये बात आज तक युको को भी बताई नहीं गई थी। ये सच्चाई जानने के बाद कानाता रियो से मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है उसे एक बार फिर उसे रहस्यमय घोस्ट एंटिटी की मौजूदगी साफ महसूस होने लगती है। उस पल कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। डर इतना बढ़ गया था कि कानाता अनजाने में ही जोर से चीख पड़ती है। अब तक एक बात लगभग साफ हो चुकी थी, वो आत्मा किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ इनुना के टनल के भीतर युमा पूरी तरह फंस चुका था। युमा की आवाज सुनते हुए उसे तलाशते हुए कोटा विशाल कंक्रीट ब्लॉक पर चढ़ जाता है और लगातार उसका नाम पुकारने लगता है। कुछ ही देर बाद युमा की नजर कोटा पर पड़ती है। पहले तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर कोटा वहां तक पहुंचा कैसे, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर कोटा के पीछे जाती है और वो दृश्य देख उसके होश उड़ जाते हैं। कोटा के चारों ओर कई डरावनी आत्माएं मंडरा रही थी, मानो उसे पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी हो। युमा उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वही आत्मा उसकी तरफ भी बढ़ने लगती है। देखते ही देखते पूरा टनल उस भटकती हुई आत्माओं की मौजूदगी में से भर जाता है। सीन यहाँ शिफ्ट होती है। दूसरी तरफ पुलिस के साथ मिस्टर अकीरा और युमा के सारे दोस्त सुरंग के बाहर पहुंच चुके थे। तभी आयनो की नजर जमीन पर पड़े युमा के वीडियो कैमरे पर पड़ती है। अपने बेटे का कैमरा देखते ही वो पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि युमा अभी भी सुरंग के अंदर कहीं फंसा हुआ था, इसलिए वो बिना किसी की परवाह किए अंदर जाने की जिद करने लगती है। मिस्टर अकीरा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक आयनो अपनी आपा खोकर गुस्से से उनके हाथ पर काट लेती है। इसके तुरंत बाद उनका बिहेवियर और अजीब हो जाता है। वो अपने फेस को एक वियर्ड अंदाज में सहलाने और पोंछने लगती है, जो सच में काफी क्रीपी था। इसी अफरा तफरी के बीच कानाता को एक बार फिर से टनल के आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अब तक जिसे वो अपना भ्रम समझ रही थी, वही एहसास धीरे धीरे हकीकत में बदलता दिखाई देने लगा था। इसी बीच हॉस्पिटल से और एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। अचानक रियो को पैनिक अटैक आने की वजह से उसे दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब उसी समय एक साथ 3 बेहद अजीब घटनाएं घट रही थी और इन तीनों के बीच कोई ना कोई रहस्यमय संबंध जरूर था। जैसे ही ये खबर कानाडा को पहुंचती है, वो रियो के कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसे पता चलता है कि डॉक्टर यामा को अचानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।
हैरानी की बात यह थी कि उन्हें भी किसी अजीब तरह का दौरा पड़ा था, लेकिन उसकी असली वजह किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी। सबसे रहस्यमय बात उनके सिम्टम्स थे। वो उसी तरह सांस लेने के लिए तड़प रहे थे जैसे कोई इंसान पानी में डूबते समय अपनी आखिरी सांसों के लिए संघर्ष करता है। अब देर रात रेड ब्रिज के पास यूसाई की स्कूटी अचानक खराब हो जाती है। सुनसान जगह होने की वजह से वो तुरंत अपने दोस्त काइसुके को फोन करके मदद के लिए बुलाता है। कुछ ही देर बाद दोनों वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो नजारा उनके सामने आता वो बेहद अजीब था। पूरी जगह सुनसान पड़ी थी। यूसाई का कोई नामो निशान नहीं था, बस उसकी स्कूटी वहीं खड़ी थी। लेकिन उनके पास था वही कर्ट टेलीफोनिक बूथ जिससे यूसाई ने उन्हें कॉल किया था, जो ठीक रात 2 बजे उसके अंदर रखा फोन अपने आप बजने लगता है। कुछ ही पल के झिझक के बाद हायातो उस कॉल का जवाब देता है, लेकिन वो रिसीवर उठाते ही उसमें यूसाई की मदद की आवाज गूंजने लगती है और उसके साथ होने वाली सारी बातें बार बार दोहराई जाने लगी थी। अगले ही पल दरवाजा बंद होता है और उनके चारों ओर पानी फैलने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दोनों उसी जगह रहस्यमय तरीके से डूबकर मारे जा चुके थे। इसी दौरान उनके आसपास कई भटकती हुई आत्माएं दिखाई देती है। अपना शिकार पूरा करने के बाद वो आत्माएं चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाते हैं, मानो अब उन्हें अपने अगले शिकार की तलाश हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कानाता को अचानक एहसास होता है कि रियो अपने कमरे में नहीं था। घबरा कर वो उसे तलाशते हुए डॉक्टर यमा के कमरे तक पहुंचती है। वहां डॉक्टर यमा डरी हुई आवाज में कानाता को सिर्फ एक बात कहते हैं, पानी आ रहा है, यहाँ से भाग जाओ। उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक पूरा कमरा डरावनी आत्माओं से भर जाता है। वो सभी एक साथ कानाता और रियो की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल कानाता की आंखें खुल जाती है। उसे ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक भयानक सपना था। हालांकि राहत की सांस लेने का उसे मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही पल डॉक्टर यमा की आत्मा उसे दिखाई देती है जो उसे डरा रहा था। डर के मारे कानाता फिर से चीख पड़ती है, लेकिन ये भी उसका दूसरा सपना ही था। जब वो पूरी तरह होश में आती है तब उसे ऐसा खबर मिलता है जो किसी सपने से ज्यादा डरावनी थी। डॉक्टर यमा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब तक सिर्फ एक ही रात में 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत बेहद रहस्यमय और दर्दनाक तरीके से हो चुकी थी। अगली सुबह पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन और भी तेज हो जाती है। इसी दौरान मिसेस आइनो को पता चलता है कि उनका छोटा बेटा कोटा भी इनुना के टनल के अंदर गुम हो चुका था। ये खबर सुनते ही वो पूरी तरह टूट जाती है। अब डॉक्टर यमा की आखिरी बातें और ब्लड लाइन से जुड़ी रहस्य लगातार कानाता के दिमाग में घूम रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि इन घटनाओं का संबंध सीधे उनके परिवार से ही है। इसी सच तक पहुंचने के लिए वो अपने पिता अकीरा से जवाब मांगती है, लेकिन मिस्टर अकीरा उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और वो गुस्से में कानाता को डांट कर वहां से जाने के लिए कह देते हैं। खैर, सच की तह तक पहुंचने के लिए कानाता अपने नाना मिस्टर हायातो नाकामुरा से मिलने जाती है। वो उनसे अपने परिवार की ब्लड लाइन और इनुना की विलेज के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन मिस्टर हायातो इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते। जब कानाता खुद इनुना की विलेज जाने की इच्छा जताती है, तब उसे बताया जाता है कि इनुना की विलेज अब इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। बांध के बाद पूरा गांव पानी में डूब चुका था और आधिकारिक तौर पर वहां अब कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच मूवी हमें एक फ्लैशबैक दिखाती है। इस फ्लैशबैक में छोटी कानाता अपनी दादी यूई के साथ घर के बरामदे में बैठकर बात कर रही थी। माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी दोनों की नजर एक अनजान आदमी पर पड़ती है जो कुछ दूर से लगातार उन्हें देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी की मौजूदगी वहां किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। उसे सिर्फ यूई और कानाता ही देख पा रही थी। यहीं पर यह मूवी पहली बार एक बड़ा ट्विस्ट सामने लाती है। दरअसल कानाता के पास बचपन से ही एक ऐसी यूनिक शक्ति थी जिसकी मदद से वो किसी भी भटकती हुई आत्मा को देख सकती थी, और यही शक्ति उसे इस रहस्य के सबसे करीब ले जाने वाली थी। मिस्टर हायातो से अपनी सवालों का कोई ठोस जवाब न मिलने के बाद कानाता अकेले ही बांध के किनारे जाकर बैठ जाती है। उनके मन में अपने परिवार के साथ हो रहे कई हादसों को लेकर कई सवाल लगातार घूम रहे थे। तभी उसके पीछे वही रहस्यमय व्यक्ति आता है जिसे उसने अपने बचपन में दादी के साथ देखा था। उसका नाम केंजी था। केंजी सीधे कानाता से कहता है कि वो उसे उस गांव का ऐसा डार्क सीक्रेट बताने वाला है जिसे सिर्फ वो ही जानता है।
और उसे जल्दी ही इनोना की विलेज की असली सच्चाई जान लेनी चाहिए। इतना कहकर वो एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चलाता है। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं था, बल्कि इनोना की विलेज के अस्तित्व में रहते हुए रिकॉर्डिंग की गई आखिरी वीडियो फुटेज थी। और इसी वीडियो के अंदर छिपा था अभिशप्त गांव का पूरा इतिहास। अब कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है, जब इनोना की गांव पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ था। इस गांव में एक ऐसा समुदाय था जिसे बाकी लोग इंसान से कम समझते थे। वो जंगलों में रहकर जंगली कुत्तों का शिकार करते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। इसी कारण आसपास के लोग उन्हें डॉग किलर के नाम से बुलाते थे। समय के साथ उनके बारे में तरह तरह की झूठी और अपमानजनक बातें फैलाई गई, लेकिन फिर अचानक कुछ लोग उनकी मदद के लिए आए और उनके साथ अच्छा बिहेव करते हुए अच्छा खाना तक प्रोवाइड करवाया गया था। कुछ ही समय बाद बिजली कंपनी के लोग वहां पहुंचे। उनका असली मकसद गांव की मदद करना नहीं था, बल्कि उस जगह पर एक बड़ा बांध बनाना था। बांध बनने से पूरा गांव पानी में डूब जाता, इसलिए गांव वालों ने उनका विरोध किया। लेकिन कंपनी और उसके साथ आए लोगों ने विरोध को कुचलने के लिए हिंसा का रास्ता चुना। गांव के लोगों को डराया गया, मारा गया और कई लोगों को जबरन पकड़ लिया गया था। गांव पर ऐसा अत्याचार किया गया था कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसी दौरान एक व्यक्ति ये घोषणा करता है, आज से इस जगह पर जापान का संविधान लागू नहीं होगा। और यही बात हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में भी देखा था। लेकिन सबसे अलग बात यह थी कि मूवी बार बार एक ही कविता सुना रही थी। अगर फसल खराब हो जाए तो उस पर ढक्कन रख दो, अगर तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है तो भी ढक्कन रख दो। ये कोई सामान्य कहावत नहीं थी। इसका अर्थ है, सच को छिपा दो, बुरी घटनाओं को दबा दो और जो कुछ हुआ उसके बारे में बात मत करो। यही सोच बरसों तक इस गांव के भयानक इतिहास को दुनिया से छिपाए रखती है। अब वीडियो फुटेज आगे बढ़ने के साथ साथ अजीब बातें भी सामने आने लगती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि इनोना की विलेज में हुए उन भयानक अत्याचारों के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का हाथ था, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे थे कि कैसे वो गांव वालों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ये खुलासा कानाता को भीतर से तोड़ देता है। वो भारी मन से वहां से निकलती है और अकेले ही रेड ब्रिज पार करने लगती है। लेकिन जैसे वो पुराने टेलीफोनिक बूथ को क्रॉस करती है, अचानक अकीना के साथ बाकी आत्माएं उसके सामने आकर उसका पीछा करने लगती है। एक पल के लिए कानाता पूरी तरह घबरा जाती है और किसी तरह उन आत्माओं से पीछा छुड़ाकर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन घर के अंदर उसका इंतजार और एक डरावना सच कर रहा था। हम देखते हैं कि घर के बाहर काफी सारी सामान बिखरी हुई थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने हर चीज को फाड़ डाला हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आइनो अब पूरी तरह से कर्स्ड के प्रभाव में आ चुकी थी और बाहर में की हुई गंदगी आइनो नहीं की थी। वो इंसान की तरह नहीं बल्कि कुत्ते की तरह बिहेवियर कर रही थी। उनका बदला हुआ हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि उनका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं बचा था। अपनी माँ की यह हालत देखकर कानाटा पूरी तरह से टूट गई थी। इसी दौरान उसे अचानक कोटा के स्कूल प्रोजेक्ट और उसमें छुपाए गए मेमोरी कार्ड की याद आती है। वो तुरंत उस फुटेज को चेक करती है जिसमें दिखाया गया था कि अकीना ने रात में ठीक 2 बजे उस रहस्यमय कॉल को रिसीव किया था। और फिर कानाता बिना समय गवाए उसी टेलीफोन बूथ तक पहुंच जाती है। ठीक रात 2 बजे फोन एक बार फिर से अपने आप रिंग होने लगता है। इस बार कानाटा बिना डरे रिसीवर उठा लेती है, जिसमें दूसरी तरफ से हुमा की आवाज सुनाई दे रही थी और वो मदद के लिए पुकार रहा था। यही आवाज कानाता को दोबारा इनोना की विलेज की ओर खींच ले जाती है। जैसे ही वो अकेले आगे बढ़ती है, केंजी भी वहां पहुंच जाता है। दोनों साथ मिलकर उस कर्स्ड गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन इस बार वो वर्तमान में नहीं थे। वो अतीत के उसी भयावह पल में पहुंच चुके थे। चारों तरफ बस गांव वालों की लाश भरी हुई थी। इसी दौरान एक कमरे में हम केंजी की पत्नी माया को देखते हैं, जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। केंजी घबरा कर कानाता से कहता है कि बाहर आने से पहले किसी भी हाल में उस बच्चे को वहां से निकालना होगा, क्योंकि वही बच्चे इस ब्लड लाइन की आखिरी उम्मीद थे। अगर वो जिंदा बच जाए तो आने वाले पीढ़ियों में वही उस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती थी। और यही कारण था कि उस बच्ची को हर कीमत पर बचाना जरूरी था। ये सुनते ही कानाता सबसे पहले कोटा और युमा को उस जंगल से छुड़ाकर फिर उनके साथ मिलकर बच्ची को लेते हुए इनोना की विलेज से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन उसी पल और एक भयावह दृश्य सामने आता है।
हम देखते हैं कि माया पूरी तरह कर्ज के प्रभाव में आ चुके थे। उसका शरीर धीरे धीरे कुत्ते का रूप लेने लगा था। वह सबसे पहले केंजी पर हमला करती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। इसके बाद वह आत्माएं बेहद डरावने और खौफनाक अंदाज में कनादा का पीछा करने लगती है। उनकी रफ्तार और डरावना रूप देखकर यह साफ लग रहा था कि इस बार उनके चंगुल से बच निकलना लगभग नामुमकिन था। हर गुजरते पल के साथ माया उनके और करीब आ जा रही थी और कनादा की जिंदगी मानो बस कुछ ही कदम दूर मौत के साये में पहुंच चुकी थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी न किसी को वहां पीछे रुकना ही था। इसलिए युमा और केंजी दोनों मिलकर माया को रोकने का फैसला करते हैं ताकि कनादा उस बच्ची को सुरक्षित बाहर ले जा सके। अब सिचुएशन को देखकर काफी भारी मन से कनादा उस बच्ची को लेकर सुरंग से बाहर निकल जाती है। टनल से बाहर निकलते ही कनादा किसी तरह गांव के पास बने एक बड़े घर तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक हालात इतने भयावह हो चुके थे कि वो पूरी तरह निढाल हो जाती है। वो उस बच्चे को घर के दरवाजे पर सुरक्षित छोड़ देती है और अगले ही पल कनादा कोटा बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। यही मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो घर किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर हायातो नाकामुरा का था और वो बच्चे और कोई नहीं बल्कि कनादा की ग्रैंड मदर यूई थी। यानी कनादा ने अनजाने में समय के उस कार्य को पूरा कर दिया था जिसने उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। यहीं से मिस्टर अकीरा का डर भी समझ आता है। वो हमेशा अपनी पत्नी की ब्लड लाइन से इतना डरते क्यों थे और बार बार उसके अतीत को कोसा क्यों करते थे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिस कर्ज ने कभी माया को अपने गिरफ्त में ले लिया था, अब वही अभिशाप धीरे धीरे आईनों के भीतर अपने दर्द और दुख की वजह से जगह बना चुका था। यानी इतिहास खुद को एक बार फिर दोहरा रहा था। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था, टाइम लूप पूरा हो चुका था और काफी कुछ शायद ठीक हो चुका था। कनादा और कोटा दोनों वर्तमान समय में वापस आ चुके थे। होश आने पर उन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। तभी पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है। पुलिस बताती है कि उन्हें युमा का शव मिल चुका था। ये खबर सुनते ही कनादा बिना एक पल गवाए वहां पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो युमा के निर्जीव शरीर को देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि युमा के सबसे केंजी और माया की सरी गली लाशें इस तरह से लिपटी हुई थी मानो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ पाई हो। ये दृश्य इतना भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि शब्दों में बयां कर पाना भी लगभग नामुमकिन था। अब इसमें कोई शक नहीं बचा था, इनोना की विलेज की कहानी कोई लोक कथा या अफवाह नहीं थी। वहां जो कुछ भी हुआ था ना, वो सब सच था। मूवी के आखिरी सीन में सब कुछ एक बार सामान्य होते हुए दिखाई दे रही थी। कनादा रियो का इलाज पूरा करने के बाद उसे अलविदा करते हुए उन्हें विदा कर रही थी। लेकिन मूवी यहीं एक आखिरी झटका देती है। रियो के पीछे उसके असली माँ की आत्मा अब भी खड़ी दिखाई दे रही थी और इस बार कनादा भी उस आत्मा को साफ साफ देख रही थी। लेकिन इस बार उसकी नजरें पहले जैसी नहीं थी। वो एक बेहद अजीब और रहस्यमय अंदाज में कनादा को घूर रही थी, मानो उसकी मौजूदगी किसी नए खतरे का संकेत दे रही हो। इसका मतलब साफ था, उसकी ब्लड लाइन से जुड़ी शक्ति अभी भी उसके भीतर मौजूद थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां बाकी लोग इस श्राप के आगे हार गए, वहीं कनादा ने इसे स्वीकार करना और उस पर नियंत्रण पाना सीख लिया था। यही बात और यही रहस्य इस मूवी की एंडिंग को काफी यूनिक बनाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हाउलिंग विलेज की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन ये मूवी देखने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। इसमें कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका जवाब डायरेक्टर ने सीधे सीधे नहीं दिया, बल्कि व्यूअर्स के लिए कुछ हिंट्स छोड़ के गए हैं। इसलिए मैं आपके साथ कुछ हिडन डिटेल्स, पॉसिबल थ्योरीज शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान रहे, इस मूवी में दिए गए संकेत मेरी समझ पर ही आधारित है। हो सकता है आपकी राय इसमें थोड़ी सी अलग हो। पहला पॉइंट, मूवी के शुरुआती सीन में जब अकीना अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही होती है, तभी उसके दांतों में हल्का सा बदलाव दिखाई देता है। मेरे हिसाब से ये वही पल था जब कर्ज ने उसे अपना पहला शिकार बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर यामा और मिस्टर अकीरा दोनों इस पूरे रहस्य को पहले से ही जानते थे। यही वजह थी कि डॉक्टर यामा बार बार कहते हैं कि ये सब फिर से शुरू हो चुका है। वही दूसरी तरफ मिस्टर अकीरा भी हमेशा आइनो की ब्लड लाइन को लेकर काफी डरे हुए दिखाई देते हैं। मेरी एक थ्योरी ये भी है कि शायद अकीरा ने आइनो की शादी सिर्फ प्यार की वजह से नहीं, बल्कि उसके ब्लड लाइन पर नजर रखने और अपने परिवार को सुरक्षित करके रखने के लिए की थी। हालांकि ये मूवी इस बात के बारे में सीधी नहीं कहती है। तीसरी पॉइंट,
अगर आप ध्यान दें तो पूरी मूवी में लगभग हर मौत का संबंध पानी और डूबने की वजह से दिखाया गया है। मेरे अनुसार ये कोई संयोग नहीं था, क्योंकि इनोना के विलेज के लोग पानी में डूबकर ही मारे गए थे। मूवी में दिखाया गया वाटर सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि उन लोगों की दर्दनाक मौत और बेचैन आत्मा का प्रतीक था। मेरे आखिरी पॉइंट, शायद यही पूरी मूवी की सबसे बड़ा हिडन डिटेल्स भी है। दूसरी तरफ युमा और कोटा उसी ब्लड लाइन का हिस्सा होने की वजह से उन्हें बस कैद किया गया था, ना कि मार दिया गया था। जैसा कि हमने देखा था, आइनो पहले ही कर्स के प्रभाव में आ चुकी थी, लेकिन टाइम लूप पूरा होने के बाद वो सामान्य हो जाती है। कानाता ने अतीत में उस बच्चे को बचाकर पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। शायद इसी वजह से वर्तमान टाइमलाइन में आइनो इस अभिशाप से बच गई, लेकिन कर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका असर कानाता पर आ गया। शायद यही वजह थी कि मूवी के आखिरी सीन में कानाता अब भी उन आत्माओं को देख पा रही थी। तो दोस्तों, यही थी हाउलिंग विलेज की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी कहानियां ला पाऊँ। हम फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।